हेरिडिटी का ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स लगभग हम लोग पढ़ करके रखे हुए हैं पिछले लेक्चर में भी, मतलब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में, ठीक है। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए थे, लेकिन उससे भी और भी अलग हट करके इंपॉर्टेंट कुछ है, ठीक है। सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि डीएनए, राइबोसोम, क्रोमेटिन, ये सब को छोड़े थे रिप्रोडक्शन में पढ़ा करके, ठीक है। तो ये पढ़ाते हुए फिर आगे बढ़ना है, तभी हम लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म जहां तहां इस्तेमाल होगा। एनसीईआरटी के अंदर इन सब का डेफिनेशन, इन सब के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट एक नाम लिख दिया गया, डायरेक्ट एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, तो उस वर्ड को पढ़ोगे तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को टर्म्स के डिफाइन को, टर्म्स होता क्या है उसके बारे में डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे डीएनए से ही, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो यहीं से आ रहा है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। कैरेक्टर मतलब पिछले लेक्चर में बात किए थे कि जो हम लोग इधर बाहर से देख पा रहे, बाहर से हम लोग किसी को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे, मतलब कि वेरिएशंस पता कर पा रहे कि हाँ ये वेरिएशन है, उसी चीज को हम लोग कैरेक्टर के अंदर रखते हैं कि हाँ उसी चीज को हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। वैसे कैरेक्टर बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो आई कलर एकदम आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ग्रे है कि ब्राउन है कि ब्लू है कि ग्रीन है, ऐसा, ठीक है। हाँ, क्या ग्रीन कलर नहीं देखे भाई? सीरियल वगैरह देखते हो, उसमें नागिन को देखो नागिन का सिर्फ रहता है। अरे नहीं, वो बहुत ही रेयर कलर होता है आई का, इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि वो हम लोगों के अंदर नहीं, इसीलिए सीरियल वाला भी ग्रीन कलर नागिन लोगों को दे दिया है, समझ गए? बढ़िया से। तो उसके बाद फिर आ गया अपना हेयर टेक्सचर। हेयर टेक्सचर मतलब समझते हो? अरे हेयर टेक्सचर समझते हो? हेयर टेक्सचर मतलब एक स्ट्रेट हेयर होता है, सिल्की हेयर होता है, ठीक है, मैगी हेयर है तो होता है, मैगी हेयर नहीं करली हेयर होता है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा 2-3 तरह का हेयर आप लोग देख लिए। अच्छा, स्किन टेक्सचर भी होता है या स्किन कलर भी होता है ना। तो ये सब अलग अलग तरह के हम लोग प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग एग्जाम्पल ले लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 बच्चा में इतना हल्ला हो रहा है तो समझ रहे हो कितना बदतमीज हो। हाँ चल, तो कोई आए हैं तो बस रास्ता दे दीजिए, बस बात खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये डीएनए होता कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को सेल। अब एग्जैक्टली सेल तो ड्रॉ नहीं करेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का ही ये सब चीज होता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉ कर देते हैं एक, ठीक है, सेल, और इसके अंदर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काफी बड़ा ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे तैसे उलझा हुआ फॉर्म में याद आया, कुछ ऐसा ही कुछ बनाए थे, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्रोमेटिन बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। हाँ, और यही क्रोमेटिन जो है अगर जो क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, फिर से बोलते हैं, यही क्रोमेटिन अगर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे क्वाइल्ड फॉर्म में कैसे आएगा सर? तो ये देखो ऐसे, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। लेकिन सर हम लोग क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर तो कुछ और देखे, तो ये लो ऐसा ही देखा होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर देखे हो ना क्रोमोसोम्स का, ठीक है। ये क्रोमेटिन था और ये क्या हो गया अपना? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो फिर सर डीएनए कैसे क्या होता है, कैसे बनता है? डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का होगा, साफ बना देना है, ठीक है। और फिर यहां से भी ऐसे ही इसको, ये हो गया तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ है? डीएनए का। डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है, मालूम है क्या?
डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? जीन पाया जाएगा। ठीक है, जीन्स बोलने से ना हम लोगों को लगता है कि जीन्स पहनने वाला। कौन बोला बुड़बक होगा? वाह, डीएनए। अच्छा, ये डीएनए में जीन का देखो ऐसा कुछ रहेगा, ये इसी में रहता है कोड। इसी में क्या रहता है जी? ये अगर ड्राइंग देखोगे ना बुक में या फिर कहीं, तो अलग अलग कलर का रहेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जीन। ऐसा बहुत सारा होगा इसके बीच में। ठीक है, इसी से, हाँ, इसी के अंदर होता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मतलब इसी के अंदर पाया जाता है अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स। ठीक है, और जिससे डिसाइड होता है हम लोगों का कैरेक्टर। ठीक है, इसमें तो फिर भी पी प्लांट्स के मदद से हम लोग काफी कुछ समझने वाले होंगे, लेकिन अभी उसके लिए अभी टाइम लगेगा पी प्लांट तक पहुंचने के लिए। उससे पहले ही ऐसा ऐसा बहुत सारा शब्द को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो पी प्लांट जो होगा उसी से हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे कैरेक्टर्स के बारे में जान पा रहे हैं लोग। ठीक है, जैसे पहला बार कैसे आदमी को पता चला होगा कि ऐसा एक पेरेंट और ऐसा एक पेरेंट दोनों का जब रिप्रोडक्शन हुआ, उसके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिला करके अगला जो ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो? हाँ, बेबी जिसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफस्प्रिंग जो आया है, ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या होगा? ठीक है, तो ये पी प्लांट के मदद से वहां मेंडल साहब जो है वो समझे थे काफी कुछ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऐसे कर करके हम लोग को आगे बढ़ना है। एक दो का जिसका हमको लिखना होगा डिफाइन, ठीक है, उसका हम लिख देंगे। इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो यहां देखते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में समझ में आया क्या था? क्रोमेटिन जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था। ठीक है, इसी क्रोमेटिन का अगर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होकर के कॉन्डेंसेशन हो जाए तो ये क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, यही क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमेटिन क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है। और इसी क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब यहां से समझते हैं क्रोमोसोम्स के हिसाब से दो तरह का सेल, डायप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर मेल बॉडी के बारे में बात करें, मेल ह्यूमंस के बारे में बात अगर करें, ठीक है, तो जितना भी अलग अलग तरह का सेल है वो सारा का सारा सेल डायप्लॉइड सेल होता है, एक्सेप्ट वन सेल, और वो है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल ही एक ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड सेल होता है, और बाकी जितना सेल है वो डायप्लॉइड सेल है। अगर फीमेल ह्यूमंस के बारे में बात करें, ठीक है, फीमेल बॉडी के बारे में बात करें, तो उसमें जितना भी सेल होता है वो सारा का सारा सेल डायप्लॉइड सेल होगा, एक्सेप्ट वन सेल, एंड दैट सेल इज ओवम या फिर एग सेल। ठीक है, हाँ, मतलब इससे ये समझ में हम लोगों को आ रहा है कि जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल, सेक्स सेल, जो सेक्स सेल्स होते हैं, वही एकमात्र सेल ऐसा होता है जो हैप्लॉइड होता है। बाकी सारा का सारा कैसा होता है? डायप्लॉइड। तो बार बार ये चीज हैप्लॉइड डायप्लॉइड बोल रहे हैं, ये होता क्या है? बाई या फिर डाई मतलब समझाएं कभी तुम लोगों को? बाई लिखा हो रहे BI या फिर डाई लिखा रहे, इसका क्या मतलब होता है? दो। जहां कहीं भी क्रोमोसोम्स पेयर में आए, क्या बोल रहे हैं? जहां कहीं भी क्रोमोसोम्स पेयर में मौजूद हो वैसे सेल्स को डायप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग याद ये भी क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 46 होता है। और इसी के बारे में याद ऐसा भी क्या होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कितना पेयर क्रोमोसोम होता है जी? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, और हर पेयर जो है ना एक ही जैसा होता है एक्सेप्ट वन पेयर। मतलब 22 पेयर तो एक जैसा है, जैसा पहला क्रोमोसोम वैसा ही उसका दूसरा क्रोमोसोम। 22 पेयर मतलब 44 को ऐसे होगा, लेकिन 23वां पेयर जो है वो अलग हो जाएगा। वो कौन सा होता है? हमारा ये सेक्स सेल्स। क्या होता है वो? स्पर्म हो जाए या फिर ओवम हो जाए। सोमैटिक सेल्स, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। अब यहां पर आते हैं तो डायप्लॉइड सेल के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि जहां पर
क्रोमोसोम्स पेयर में मौजूद हो वैसे सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइप्लॉइड सेल। और जहां पर क्रोमोसोम्स सिंगल हो, मतलब कि पेयर में मौजूद नहीं हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। सही है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जा सकता है यहां पर। अगर इसके अंदर अरे यहां पर देखो, पेयर में मौजूद है क्या क्रोमोसोम्स? अरे यहां पर पेयर में मौजूद है? नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हैप्लॉइड सेल। और यहां पर पेयर में मौजूद है सेल्स, तो इसको क्या बोल देंगे? डाइप्लॉइड सेल। चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। ठीक है। और यहां पर बोलेंगे, अरे उतना पेन है? पेयर ऑफ है तो बना लो, नहीं है तो मत बनाओ। पेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डाइप्लॉइड सेल। इसका अगर एग्जाम्पल दिए तो स्पर्म हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे दिए तो ऑल सेल्स एक्सेप्ट गैमीट्स। गैमीट्स को छोड़ दें तो जितना सेल है वो सारा का सारा सेल क्या हो जाएगा जी? डाइप्लॉइड सेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जाइगोट होगा। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है? यूनिसेलुलर ना होता है जी। जाइगोट यूनिसेलुलर ना होता है। जाइगोट खुद का सेल डिवीजन करने के बाद ना उसको एम्ब्रियो बनाता है, तो मल्टीसेलुलर होता है। जाइगोट क्या होता है? यूनिसेलुलर। एक स्पर्म और एक ओवम दोनों मिलता है तो वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट यूनिसेलुलर होता है। अब यहीं पर फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं कि एक ओवम सेल और एक स्पर्म सेल दोनों क्या रहेगा? हैप्लॉइड सेल्स। दोनों कैसा रहेगा? हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड सेल दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन कर करके और फिर यहां पर क्रोमोसोम्स बना देगा। ठीक है। कैसा वाला? डाइप्लॉइड वाला। उसी को हम लोग जाइगोट बोलने वाले होंगे।
ये ऐसा समझो कि ये स्पर्म सेल का था और ये ओवम था। इसका यहां पर क्या हुआ था? फर्टिलाइजेशन। इसका वो फर्टिलाइजेशन। यहां देखो, ये स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल का स्पर्म सेल हाइप्लॉइड होता है। हाइप्लॉइड होता है मतलब कि जितना भी क्रोमोसोम्स है वो पेयर में मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर ओवम भी देखने को मिल रहा है ऐसा ही कि बिना पेयर वाला है। इसका क्रोमोसोम्स भी क्या है? बिना पेयर वाला, मतलब ये भी कैसा है? हैप्लॉइड सेल। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे दोनों का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन जब होता है तो दोनों मिल करके, और यहां पर सेल डिवीजन, यहां भी कौन सेल डिवीजन होता है? यहां पर होता है ना सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन होता है? यहां पर एक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। नहीं नहीं नहीं, मियोसिस तो सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स को आधा कर देता है ना। ये सेल डिवीजन हम लोगों के यहाँ टेस्टिस में होता है। मेल्स के कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। हमारा ही सेल से ना स्पर्म बनाया जाता है, तो वहां होता है मियोसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे। यहां पर तो माइटोसिस होने वाला है, ठीक है। इसका क्रोमोसोम्स और इसका क्रोमोसोम जितना भी आएगा दोनों को डबल करके यहां पर रख देता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेल डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इस चीज को रहने दो। माइटोसिस हम लोग को कहीं देखने को नहीं मिलता है, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों को मिला करके क्या बना देता है यहाँ पे? जाइगोट। इस चीज का क्या नाम हो जाएगा जी? जाइगोट, ठीक है। हाँ, तो क्या बनाता है? तो जाइगोट बनाता है। तो ये जाइगोट ही क्या है? डैप्लॉइड सेल। यहां पर अभी लिखे थे ना, जाइगोट क्या है? डैप्लॉइड सेल। चलो नोट कर लो, हो भी गया। एलील्स, बिल्कुल नया शब्द, इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो फिर से हम कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। जो कैरेक्टर, जैसे आई कलर का कैरेक्टर होता होगा कुछ, उसको कोड में कुछ लिखते होंगे ना जी, ठीक है। या फिर हेयर कलर को या हेयर टेक्सचर को, चलो ये सब से हट करके लंबाई को भी तो कुछ लिखते होंगे कोड्स में, ठीक है। जिसका हाइट शॉर्ट होता है, छोटा होता है, उसको भी तो कुछ कोड में लिखा जाता होगा, ठीक है। तो वो जो कोड में हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है, और किस टाइप का कैरेक्टर वो है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एलील्स। उसी चीज को क्या बोलने वाले हैं? एलील्स बोलने वाले हैं। जैसे कि अगर जो हम टॉल को अगर हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ड्वार्फ को अगर हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही कैपिटल टी और यही स्मॉल टी क्या हो जाएगा? एलील्स हो जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलील्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं वेरिएंट या फिर ए फॉर्म ऑफ जीन। ये भी क्या है? कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। कैरेक्टर के बारे में बता रहा है मतलब कि किसके आसपास इसका भी नाम घूमने वाला है, जीन्स के आसपास इसका भी नाम घूमने वाला है। यानी कि एलील्स को हम लोग फिर क्या बोलने वाले हैं? एक तरह का जीन ही बोलने वाले, इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएंट और ए फॉर्म ऑफ जीन। वेरिएंट और ए फॉर्म ऑफ जीन, लिखते जाना साथ साथ में। अच्छा, इसमें अब अगला टॉपिक आ जाता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स क्या होता है? वैसा कैरेक्टर जो हावी हो जाए, वैसा एलील्स जो हावी हो जाए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक स्ट्रांग होना और एक वीक होना, तो स्ट्रांग वाला जो एलील होगा उसको हम लोग डोमिनेंट एलील्स बोलेंगे, और जो वीक वाला एलील होगा उसको रिसेसिव एलील्स बोलेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका कहने का मतलब है
कि अगर जो लंबा वाला जो एलील है, मतलब टॉल के लिए जो टी यूज कर रहे हैं, ये डोमिनेंट के अंदर अगर आता होगा, और ये स्मॉल टी जो है ये अगर रिसेसिव के अंदर आता होगा, तो दोनों का जब हम लोग लड़ाई करवाएंगे, दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे, मतलब दोनों को जब हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांस है, ठीक है। और पी प्लांट में तो हर बार टॉल ही आता था, ठीक है, ऐसे में बहुत ही ज्यादा चांस है कि टॉल ही आएगा, ठीक है। दोनों में से एक क्या था, स्ट्रांग था, और एक क्या था, वीक था। तो दोनों को जब भी लड़ाई करवाया जाएगा तो कौन जीतेगा, स्ट्रांग वाला ही जीतेगा। और कौन जीता यहाँ पे, टॉल वाला, यानी कि टी जो था वो डोमिनेंट एलील था, और स्मॉल टी जो था वो रिसेसिव एलील्स था। समझ गए। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स का लिख देते हैं डिफाइन। चलिए यहां देखें, तो यहां एलील्स का मतलब समझ रहे थे, कैरेक्टर का जो हम लोग कोड लिखते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स। से टॉल एलील नहीं है, जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है उसको एलील्स बोला जा रहा है, ठीक है। टॉल या फिर ड्वार्फ को कुछ और नाम दिया जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है। कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी जो है अकेले अकेले, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, एलील्स। अच्छा, दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा और कोई एक रिसेसिव होगा। जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग डोमिनेंट एलील्स बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलील है। किसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो जब भी डोमिनेंट मौजूद होगा और उसके सामने वो रिसेसिव मौजूद होगा, तो किसका कैरेक्टर हम लोग को दिखेगा, डोमिनेंट वाला, क्योंकि जो स्ट्रांग होगा उसी का कैरेक्टर दिखेगा। रिसेसिव एलील्स को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव एलील्स को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी इसके सामने डोमिनेंट वाला आ जाएगा, जब भी इसके सामने डोमिनेंट वाला आ जाएगा, इस चीज को हम, तो फिर रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब, होमो मतलब होता है सेम सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम सेम, मतलब कि इसी के जैसा एक और एलील मौजूद होगा। मतलब अगर खुद रिसेसिव है तो एक और रिसेसिव एलील जब आएगा तभी ये अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा। अगर खुद रिसेसिव है और इसके सामने डोमिनेंट आ जाए, खुद अगर रिसेसिव है और इसके सामने कैसा आ जाए, डोमिनेंट वाला, तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा, फिर डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखाने लग जाता है। अरे समझ रहे हो, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील को दिखाएगा, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील फिर से डोमिनेंट एलील्स को ही दिखाएगा, ठीक है। रिसेसिव एलील और रिसेसिव एलील जब आएगा तभी हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर्स देख पाएंगे। समझ पाए इस बात को। चलिए, तो सर यहां पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। होमो मतलब सेम सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब यहां आते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस जो है दो तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट वाला और एक होमोजाइगस रिसेसिव वाला। होमोजाइगस मतलब सेम सेम और डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील हमारा अभी सिर्फ टॉल ड्वार्फ हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। टॉल में एलील्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। टॉल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, कैपिटल टी से। और होमोजाइगस बोल दिया मतलब इसी के जैसा एक और आ जाएगा, फिर से कैपिटल टी। तो दोनों कैपिटल टी आ गया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के वजह से डोमिनेंट ट्रेट्स आता है हमारे पास। कैसा ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट प्रॉपर्टी या डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अब आते हैं होमोजाइगस, मतलब फिर से सेम सेम होने वाला है। रिसेसिव, लेकिन रिसेसिव मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो टॉल जो हाइट के बारे में लिख रहे थे उसको स्मॉल टी, और फिर से क्या आ जाएगा जी, स्मॉल टी, ठीक है। तभी ना होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब सेम सेम होना चाहिए, और रिसेसिव बोला मतलब कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होना चाहिए। दोनों मिला करके हम लोगों को टॉल तो अब नहीं दे पाएगा। ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर था तो रिसेसिव कैरेक्टर ही देगा, और वो कौन सा कैरेक्टर आ गया, ड्वार्फ, ठीक है। अब आया हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब कि एक एलील अगर कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा तो दूसरा एलील कैसे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल से। और इन दोनों के वजह से हम लोगों को
डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। हम लोगों को कैसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा? डोमिनेंट वाला। जो स्ट्रांग होगा वो अपना कैरेक्टर सामने ला करके रखेगा, ठीक है। इसके कारण हम लोग को कैपिटल टी और स्मॉल टी के वजह से भी हम लोगों को कैसा कैरेक्टर मिल रहा है? टॉल वाला ही मिल रहा है, ड्वार्फ नहीं मिलेगा। मीडियम साइज ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए नोट कर लिए? नोट कर लिए? इधर तो समझा दिया, अब आगे लिखते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप अगला टॉपिक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में क्या समझते हैं? फिर से नया चीज आ गया ना। अभी इसके बारे में क्या लिखा गया है जीनोटाइप में? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन के कॉम्बिनेशन को हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे। जीन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। जैसे अब जीन का ही एक वेरिएंट था, जीन का ही अल्टरनेटिव को हम लोग क्या बोल रहे थे जी? एलील्स। और एलील्स को हम लोग कैपिटल लेटर नहीं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जैसे अगर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, क्या बोल रहे हैं हम? कैपिटल टी और कैपिटल टी है, या कैपिटल टी और स्मॉल टी है, या स्मॉल टी और स्मॉल टी है। यही अभी इन दोनों एलील के मदद से हम लोग यही तीन कंडीशन अभी बना पा रहे हैं। इन दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी के मदद से यही तीन कंडीशन बना पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन हुआ। ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। आगे अभी यहां पर तो सिर्फ दो ही एलील्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अलग जाएंगे ना तो 4 एलील के बारे में एक साथ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसी में आगे मतलब कि इसी चैप्टर में आगे जाएंगे तो उस टाइम भी याद रखना कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। और कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को क्या बोलेंगे हम लोग? जीनोटाइप बोलेंगे। इस कॉम्बिनेशन के वजह से हम लोगों को कौन सा कैरेक्टर मिला या फिर उसका अपीयरेंस कैसा हुआ, ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस कैसा हुआ, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर बोला गया है ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट, मतलब कि बाहर से कैसा वो दिख रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब जो लिख रहे हैं, ये किसका एग्जांपल हो रहा है? जीनोटाइप का। लेकिन जीनोटाइप क्या कैपिटल टी को हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। स्मॉल टी को क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। लेकिन दोनों जब मिल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। और इसके वजह से हम लोगों को क्या मिलता है? तो टॉल कैरेक्टर मिलता है। इसके वजह से भी हम लोगों को क्या मिलेगा जी? टॉल कैरेक्टर मिलेगा, टॉल कैरेक्टर। और इन दोनों के वजह से क्या मिलेगा हम लोग को? ड्वार्फ मिलेगा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस है, ये सब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है। इसी चीज के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर हुआ? चलो लिख लो। तो यहां पर होता है जितना हम लोग को टर्म्स पढ़ाना था, सीखना था, वो सीख लिए है। आगे चल करके हम लोगों को मेंडल के बारे में अब सीधा सीधा पढ़ना होगा और इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा, ठीक है। हाँ, ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। तो अब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में बात करने लग जाएंगे, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनके दो अलग अलग तरह के ट्रेट्स, दो अलग अलग तरह के, इनका क्या था, क्या बोलते हैं, 3 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारा किए, लेकिन जो हम लोग को बताए हैं ये 3 अलग अलग तरह के, उसमें से 2 हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो वो कल पढ़ेंगे। अभी लगातार साइंस ही चलेगा, ठीक है, इस वीक के लास्ट तक, ये जब तक खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। खत्म हो ही जाना चाहिए वीक के लास्ट तक, तो तब तक साइंस ही चलने वाला है। तो रिवाइज करके हर दिन आएंगे पिछला लेक्चर को।